हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम समझेंगे इग्नू एमए सेकेंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 6 को, जिसका नाम है पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन। और इस यूनिट से जुड़ा PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर अब तक हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू एमए हिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ी अलग अलग प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई है। एंड आई होप आपको चैनल से जुड़ी सभी वीडियोस पसंद आ रही हो। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस से जुड़े नोटिफिकेशन समय पर मिले। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन को समझने से पहले चीनी इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। चीन में शी जी नाम का डॉक्यूमेंट इतिहास लेखन के संदर्भ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण दर्जा रखता है, जिसे समा चियेन नाम के विद्वान द्वारा लिखा गया। चीन में इतिहास लेखन को इतना महत्व दिया गया कि इस क्षेत्र को दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और शासन कला तक से जोड़कर देखा गया। और तो और इस क्षेत्र को बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बाद के दौर में साम्राज्यवादी चीन से जुड़ा इतिहास लेखन भी अपने अलग अलग परिवर्तनों के साथ आम जन के सामने आया, जिससे चीनी राजवंशों की गरिमा और भी बढ़ गई। अब बात करते हैं कन्फ्यूशियसवाद की। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लू नाम के विद्वान और सरकारी कर्मचारी ने चीन में आध्यात्म से जुड़ी कुछ शिक्षाएं दी, और बाद के दौर में कुछ जटिल परिवर्तनों के बाद इन शिक्षाओं को कन्फ्यूशियसवाद का नाम दे दिया गया। और इस शब्द और इससे जुड़ी शिक्षाओं का शासक वर्ग तक भी गहरा प्रभाव पड़ा। आम जनता द्वारा कन्फ्यूशियसवाद की इतनी ख्याति को देखते हुए इसे धर्म का दर्जा दिया गया, परंतु यह कोई धर्म नहीं था। शासक वर्ग के साथ साथ इसका प्रभाव आध्यात्म, परंपराओं, सामाजिक और राजनीतिक आचरण पर भी पड़ा। और तो और सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले राजवंशीय भावना से जुड़े चीनी इतिहास लेखन भी इसके सकारात्मक प्रभाव से अछूता नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूशियसवाद के मुख्य तत्वों को जानते हैं, जिनमें पहला है मानवतावाद, दूसरा अतीत के प्रति सम्मान की भावना रखना, तीसरा मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक शिक्षा पर अधिक बल, और आखिरी विशेषता है प्रत्येक घटना और बात के लिए एक तरह की व्यवस्था के प्रति रोचक रवैया। अब जानते हैं कि किस प्रकार चीनी राज्यों की नौकरशाही और अधिकारी इतिहास के लेखन कार्य से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि चीन में लगभग सभी विद्वान सरकारी कर्मचारी या सरकार में अलग अलग पदों पर आसीन थे, और इस तथ्य का सीधा सीधा असर चीनी इतिहास लेखन के राजवंशीय पक्ष की ओर झुकाव से जुड़े लेखन कार्य को दर्शाता है। और इसलिए चीन के इतिहास को अधिकारियों द्वारा अधिकारियों के लिए लेखन का टाइटल भी बाद के कई अध्ययनकर्ताओं ने दिया। और चीन में किए गए इतिहास लेखन कार्य के पीछे के उद्देश्य की बात करें तो यह मुख्यतः शासक की वैधता को बनाए रखने से जुड़ा था, पर आंशिक रूप से ही सही कुछ अन्य विषय आधारित लेखन कार्य को भी तरजीह दी गई। और सभी लेखक सरकार के पद आधारित लाभ के अलावा भी अपने एक लेखक के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति इच्छुक थे। और इसी कड़ी में समय के साथ जैसे जैसे राज्य से जुड़ी चिंताएं और समस्याएं जटिल होती गईं, वैसे वैसे इतिहास लेखन कार्य की शैली और विस्तृत होती चली गई। अब बात करते हैं इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किन किन विशेषताओं के साथ हुआ इसकी। पहली विशेषता है इतिहास व्रत। देखिए, हमने वीडियो की शुरुआत में शी जी नाम के महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात की थी, जिसमें शी शब्द का अर्थ है दरबारी लिपिक। लिपिक जिसे आज हम अंग्रेजी में क्लर्क कहते हैं। तो ये शी नामक लिपिक शुरुआती इतिहास को घटना के महत्वपूर्ण पक्षों तक सीमित रखकर बहुत कम शब्दों में दर्ज करते थे, और इस तरीके को काल व्रत नाम दिया गया। यानी इतिहास व्रत का अर्थ है इतिहास का संक्षिप्त विवरण, जिसके प्राचीनतम उदाहरण कन्फ्यूशियसवाद के जनक लू के राज्य से मिले हैं। और इन्हीं संक्षिप्त विवरणों या काल व्रत के आधार पर आगे चलकर विस्तृत विवरण तैयार किए गए, जिन्हें सच्चे विवरण का नाम दिया गया। चीन के इतिहास लेखन की दूसरी विशेषता है समा चियेन का सीजी नामक दस्तावेज। इनका लेखन कार्य हान राजवंश के समकालीन है। इन्हें चीन के इतिहास में ऐसा प्रथम लेखक माना गया जिन्होंने काफी व्यापक इतिहास लेखन से जुड़ा कार्य किया।
समा चीन ने 2 नए प्रारूपों से इतिहास लेखन से जुड़े विद्वानों को अवगत कराया, जो काल व्रत के तहत ही आते हैं, जिसमें से पहला प्रारूप है प्रबंध खंड, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, ज्योतिष शास्त्र, मापतोल, कानून और यातायात से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। और दूसरे प्रारूप का नाम है जीवन चरित खंड, जिसमें ईमानदार अधिकारी, तानाशाह अधिकारी, पवित्र विधवाओं और विदेशी लोगों से जुड़े विषयों को शामिल किया गया। लेखन कार्य से जुड़ी शैली की बात करें तो इसमें तथ्यों की विश्वसनीयता और महत्व से जुड़े सिद्धांत को केंद्र में रखा गया और पूर्व की दृढ़ शैली के स्थान पर जीवंत शैली का प्रयोग किया गया, जिससे लोगों का जुड़ाव आसानी से हो। तीसरी विशेषता है राजघराने के इतिहास को प्राथमिकता। इस संदर्भ में 24 प्रामाणिक इतिहासों का संचयन सबसे महत्वपूर्ण लेखन कार्य माना जाता है। चीन में आरंभ से ही हर नए राजवंश द्वारा उसके पिछले राजवंश के ऐतिहासिक लेखन से जुड़े कार्य संकलित करवाए जाते थे। इसमें लेखकों को आम जनता और उस समय में मौजूद सभ्यता का पूरा सहयोग मिला और समा चीन के लेखन कार्य के अलावा और भी अन्य लेखकों को अवसर मिले। राजवंशों के बीच समय समय पर हुए विभिन्न टकराव के बीच कुछ संभावित प्रभावों के साथ ही सही लेखन कार्य जारी रहा। राजवंशी व्यवस्था के अंत के पश्चात भी 1911 में गणतांत्रिक सरकार ने इतिहास से जुड़ा लेखन कार्य करवाया था। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी विशेषता की, यानी कि उत्तरवर्ती साम्राज्यिक काल की। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि युद्ध और टकराव की स्थिति में भी लेखन कार्य जारी रहा, पर लेखन कार्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़े और व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन आ गए थे। जैसे अब लेखन कार्य विद्वानों की बजाय शाही कार्यालय के इतिहासकारों द्वारा किया गया, जिन्होंने ऐतिहासिक सूचनाओं का उचित रूप से संकलन किया। इसके अलावा कई अन्य लेखन संस्थाओं का अपने हुनर का प्रमाण देने का मौका मिल गया और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों की सामग्री का भी लेखन कार्य किया गया। और तांग और सांग काल को तो बौद्धिक जिज्ञासा का काल ही मान लिया गया। अब इतिहास लेखन और पद्धति कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा आम हो गई और चीन में बौद्ध धर्म के आगमन पर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव आए और कन्फ्यूशियसवाद की इस कारण कितनी आर्थिक हानि हुई, यह भी एक अच्छा खासा विश्लेषण का क्षेत्र बन गया। अब आते हैं चीन के इतिहास लेखन से जुड़े 2 प्रमुख सिद्धांतों पर। पहले सिद्धांत का नाम है वंशीय कालचक्र। चीन में किसी वंश के पतन और नए वंश के आगमन को लेकर लेखन के क्षेत्र में एक निर्धारित ढांचा तैयार किया गया था। इससे इतिहासकारों को राजवंशों की अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार अलग अलग बांटने में सहूलियत हुई। चीन में शासक का नैतिक स्तर राजवंश के उत्थान और पतन को तय करता था। राजा के व्यक्तित्व और कार्य को जन कल्याण और स्वर्ग के आदेश से जोड़ा गया, परंतु वंशीय कालचक्र को उस समय की अन्य घटनाओं को एक सिरे से नकारने के रूप में भी देखा गया। चीनी इतिहास लेखन के दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, जिसका नाम है सतत इतिहास लेखन। लेखन की असल खूबसूरती उसके समग्र इतिहास को समेटने में है, परंतु चीन में इतिहास को राजवंश से जुड़ी घटनाओं तक ही सीमित रखा गया, क्योंकि इस लेखन कार्य का इकलौता उद्देश्य शासन की वैधता को बनाए रखना था और इस बात की तांग और सुंग काल में घोर आलोचना हुई और सतत इतिहास यानी कि समग्र इतिहास की बात को समर्थन दिया गया। इस कड़ी में युआन शू नामक विद्वान ने शुरू से अंत नाम की लेखन विधि का सजेशन दिया और वहीं मा दुआनलिन नामक विद्वान ने राजवंशीय और अन्य विषय के बीच समझौते की स्थिति का सिद्धांत दिया। और आगे चलकर राजनीतिक पलड़े को भारी रखते हुए राजवंशीय सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई, पर आंशिक स्तर पर ही सही राजवंशी सिद्धांत की एक तरफा प्रकृति को ध्यान में रखा गया। और अंत में समझते हैं पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की असल विशिष्टताओं को। पहली विशेषता है समग्र रूप से आधिकारिक इतिहास। दूसरी विशेषता है सही मायनों में मानक इतिहास का एक सटीक उदाहरण। तीसरी विशेषता है इतिहास लेखन का प्रारूप और तरीका भी मानक स्तर का था। और आखिरी विशेषता है वस्तुपरक और सत्यनिष्ठ इतिहास। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना ना भूलें। और अन्य जानकारी के लिए आप चैनल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।